हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ योर एनिमल किंगडम। उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोगों को बाकी के चैप्टर्स नहीं मिलते हैं। मतलब आप बोलते हो कि अलग से प्लेलिस्ट बना दो, तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लास 11th बायोलॉजी करके प्लेलिस्ट है, तो उसमें सारे 11th के वीडियोस डले हुए हैं। अब मान लीजिए आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, आपको अगर चैप्टर 3 का किंगडम फंजाई देखना है, तो आप सर्च बॉक्स पे किंगडम फंजाई क्लास 11th पंख अकेडमी डाल के सर्च करिए, तो सबसे टॉप पे वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इजीली मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है। जो भी टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है वो सर्च करके बस आगे क्या लगाना है, पंख अकेडमी, और वो आपको टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें हम। Whenever you look around yourself, you might have seen a variety of species. There are variety of organisms. Now, there are millions of species of animals that have been discovered till now. So, it is very important to classify all those species in particular categories so that we can study them easily. Now, these species have been categorized based on the similarities and dissimilarities. काफ़ी सारे ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी होती है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। उन्हीं सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखते हुए उन्हें कैटेगराइज किया गया है। तो आज की क्लास में हम वही चीज़ें पढ़ने वाले हैं। दैट मीन्स द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की जब हम बात करें, सो बेसिकली देयर आर फ्यू पॉइंट्स अंडर विच एनिमल्स हैव बीन क्लासिफाइड. ओके, so let us discuss first of all these points. First is level of organization, second is body symmetry, third is germ layer, fourth is coelom, fifth is notochord, sixth is segmentation. So here are the 6 points that we are going to study in today's class. Okay, तो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं, that is level of organization. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली 3 कैटेगरीज आती हैं। पहली सेल्यूलर लेवल, दूसरी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरी ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो जब हम सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो एग्रीगेट नहीं कर पाती हैं। दैट मीन्स सिंगल सेल्स जो होती हैं वो अलग अलग एक डिस्टेंस पे प्रेजेंट होती हैं, उसे हम बोलते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, in sponges, cells are arranged as loose cell aggregate. They exhibit cellular level of organization. Example मैंने अभी क्या बोला, sponges यानी कि porifera. अब एक वर्ड आता है डिवीजन ऑफ लेबर. इसको समझने के लिए जरा हम एक स्टोरी को देख लेते हैं. ठीक है, तो पहली चीज एक फ्लैट था. मैं अभी क्या समझा रही हूँ, डिवीजन ऑफ लेबर. तो एक फ्लैट है, उस फ्लैट में कुछ सुंदर कन्याएं रहती हैं. कौन रहती हैं? सुंदर कन्याएं रहती हैं. तो वहाँ पे 10 लड़कियाँ रहती हैं बेसिकली. तो वो 10 लड़कियाँ एक दिन डिसाइड करती हैं, संडे का दिन था, तो वो डिसाइड करती हैं कि भाई बहुत सारा काम बाकी है, हमारे फ्लैट में काफ़ी सारे काम बाकी हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, रसोड़े का काम, तो इतना सारा काम बाकी है, तो हमें मिल बांट के डिवाइड कर करके काम करना पड़ेगा. तो उन 10 लड़कियों ने 2-2 लोगों के ग्रुप बना लिए. ठीक है, ग्रुप जो बने वो ऐसे बने कि टीना मीना ने डिसाइड करा कि भाई हम कपड़े धोएंगे, चंपा और पुष्पा ने कहा कि हम बर्तन धोने वाले हैं, और रसोड़े का काम किसको मिला होगा, गैस करो. ऑब्वियसली रसोड़े का काम करेंगी गोपी बहू और राशि बेन. ठीक है, चलो ऐसे करके सभी ने अपना अपना काम डिवाइड कर लिया. तो इन्होंने 2-2 के ग्रुप बना लिए. मतलब ये समझ लो कि ये 10 लड़कियां 10 सेल्स थीं. इन 10 सेल्स ने डिसाइड करा कि हमें एक एक काम करना है, तो 2-2 के ग्रुप बना लिए. ग्रुप बना के ये अपने अपने काम को पर्टिकुलरली करने लगी. सो दिस इज ओनली नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर. आया समझ में? जब सेल्स एग्रीगेट होके ग्रुप बना ले, ठीक है, दैट मीन्स टिश्यू बना ले, और वो टिश्यू को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन के लिए असाइंड हो जाए,
उसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। सो सेकंड हम बात कर रहे हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए मैंने अभी जो डिवीजन ऑफ लेबर टर्म आपको एक्सप्लेन करा वो इसमें आने वाला है। सो डिवीजन ऑफ लेबर occurs among some of the cells. For example, in coelentrates, the arrangement of cell is more complex. Here the cells performing same functions are arranged into tissue and hence it is known as cellular level of organization. क्लियर हो गई बात? जब सेल्स एग्रीगेट होकर टिश्यू बना लें और वो कोई पर्टिकुलर फंक्शन करें उसे हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सीलेंट्रेट। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, टिश्यूज होते हैं एग्रीगेट। अभी सेल्स हो रही थी, अब टिश्यू एग्रीगेट होकर ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम किस तरीके के हो सकते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड मैनी मोर। इस तरह के सिस्टम्स का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे बना है ऑर्गन? बेसिकली सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से बनती है बॉडी। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी समझा है। ओके, सो पहली चीज क्या हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के भी 3 तरीके के हो सकते हैं। बेसिकली या तो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होगा, या इनकम्प्लीट होगा, या फिर कंप्लीट होगा। एब्सेंट है दैट मीन प्रेजेंट नहीं है, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। सेकेंड, अगर इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि सिंगल ओपनिंग है, कि एंट्री और एग्जिट, माउथ एंड एनस का जो पॉइंट है वो सेम ही है, एक सिंगल ओपनिंग होती है बॉडी में, उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट। अब ये किस में होता है? प्लैटीहेल्मिन्थस। इनमें क्या होता है, एक सिंगल ओपनिंग होती है एंट्री के लिए भी और एग्जिट के लिए भी। दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड आता है आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या होगा? अब तो समझ में आ ही गया होगा कि एक माउथ के लिए ओपनिंग होगी और एक एनएस के लिए ओपनिंग होगी, मतलब कि माउथ एंड एनएस दोनों प्रेजेंट होते हैं, एक एंट्री के लिए, दूसरा एग्जिट के लिए। क्लियर हो गई बात? ये होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एग्जाम्पल ह्यूमंस एंड अर्थवर्म, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं जरा सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन टाइप, एक होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है, हार्ट से ब्लड पंप हुआ और डायरेक्टली सारे के सारे ऑर्गेनेल्स में पहुंच गया। दैट मीन्स open type in which the blood is pumped out on the heart and the cells and the tissues are directly bathed in it. Okay, example is cockroach. कॉकरोच आता है इसमें, ठीक है। इसके बाद में क्लोज टाइप की बात करें तो क्लोज टाइप में क्या होता है, आर्टरीज होती हैं, वीन्स, कैपिलरीज। आपकी बॉडी में क्या है? आपकी बॉडी में भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वीन्स हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, जिनके थ्रू हार्ट से ब्लड पंप होके पूरी के पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। दिस इज नोन एज क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर हो गई ये बात? अब देखो इसकी डेफिनेशन एक बार बता देती हूँ। क्लोज टाइप इन विच द बॉडी इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स एंड बेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। एग्जाम्पल इज ह्यूमंस। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया अपना पहला पॉइंट, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे जो पॉइंट की हम बात करने वाले हैं वो है आपका सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब है? सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चॉकलेट लेकर आए हैं तो आप उसका क्या करेंगे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। स्केल रख के बिल्कुल एक सा मार्जिन देख के उसको डिवाइड करोगे और फिर एक आप खुद रख लोगे और एक अपने छोटे भाई या बहन को दे दोगे। तो ये क्या है? दिस इज बेसिकली सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री जो होती है वो बेसिकली 3 टाइप से होती है, एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल एंड बाइलेटरल। एसिमेट्रिकल मतलब कि आप उसको कहीं से भी नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, क्या करोगे, आप उसको कहीं से भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा कि आप इसको कहीं से भी ब्रेक नहीं कर सकते हो 2 इक्वल हाफ्स में। पॉइंट इज, सिमेट्री का मतलब है आप कभी भी तोड़ो तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होना चाहिए, तब तो इसका कुछ मतलब है। तो एसिमेट्रिकल में ऐसा होता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है इसको आप कहीं से ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे हो 2 इक्वल हाफ्स में। दिस इज नोन एज एसिमेट्रिकल। सेकेंड इज योर रेडियल सिमेट्रिकल, मतलब कि आप इसको कहीं से भी तोड़ो, कहीं से भी इसको
divide करो, it will always divide into two equal halves. This is known as your radial symmetrical. Now third point is bilateral. In bilateral symmetry there is a particular fixed point from where you have to cut it down. ठीक है, in two equal halves एक particular fixed point होता है जहाँ से आप divide कर सकते हो. Clear? तो ये complete हो गया. थर्ड पॉइंट जिसकी हमें बात करनी है, इट इज जर्म लेयर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर्स के भी नाम से जाना जाता है. इसमें क्या होता है, बेसिकली लेयर्स की बात करी जाती है कि 2 लेयर्स है या 3 लेयर्स है. अब देखो दोनों के डायग्राम को हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो जब हम डिप्लोब्लास्टिक की बात करें, डिप्लो DI दैट मीन्स 2 लेयर होंगी. तो डिप्लोब्लास्टिक के डायग्राम में देखो क्या हो रहा है, एक आउटर लेयर है एक्टोडर्म, एक इनर लेयर है एंडोडर्म. इन दोनों लेयर्स के बीच की जो कैविटी है इसमें कुछ सब्सटेंस फ्लूइड फिल है जिसे हम मेसोगिलिया बोलते हैं. दिस इज नॉट अ लेयर, रिमेंबर ये लेयर नहीं है, ये सिर्फ एक सब्सटेंस है जो फिल किया गया है. क्लियर, ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक. सेकेंड, अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक की. एक आउटर लेयर एक्टोडर्म, middle layer mesoderm and the inner layer is known as endoderm. So it is known as triploblastic जिसमें 3 layers हैं, diploblastic, triploblastic. Very clear? Let's move forward. Fourth point is your coelom. Now what is this coelom? Let's see the definition first. Presence or absence of cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. So the body cavity which is lined by a mesoderm is called coelom. The body cavity that is lined between by a mesoderm is known as coelom. ठीक है, अब देखो बेसिकली इसमें भी 3 टाइप के होंगे, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एंड सीलोमेट. अब फिर ए लग गया, जहां पे भी ए लग जाए किसी के आगे, ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंट, याद कर लो, ए फॉर एब्सेंट, ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंट. तो अगर हमने बात करी ए सीलोमेट की, तो ए सीलोमेट्स में क्या होता है, बॉडी कैविटी होती ही नहीं है. ठीक है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है. सेकेंड हम बात करेंगे स्यूडोसीलोमेट. स्यूडोसीलोमेट का मतलब होता है फॉल्स कैविटी. फॉल्स कैविटी का क्या मतलब है भाई, फॉल्स मतलब कि यहाँ पे कैविटी है भी और कैविटी नहीं भी है ना, समझ रहे हो. देखो फिर से बताती हूँ, कैविटी है भी और नहीं भी है, इसका क्या मतलब. अब डायग्राम देखो, इस डायग्राम में क्या है कि बीच में कुछ सर्कल पैचेस टाइप के प्रेजेंट हैं. तो यस, बेसिकली स्यूडोसीलोमेट्स में जो बीच का एरिया होता है तो उसमें मेसोडर्म प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं है. मेसोडर्म इज स्कैटर्ड इन द फॉर्म ऑफ पैचेस. ओके, तो ये पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, कहीं है कहीं नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है. सो दिस इज व्हाट स्यूडोसीलोमेट, फॉल्स कैविटी. ठीक है, क्या इसको बोल सकते हैं, धोखा है ना, कि है भी और नहीं भी है. चलो अब हम बात करेंगे किस चीज की, सीलोमेट्स की. वेरी क्लियर, सीलोमेट्स में क्या होता है कि कैविटी प्रॉपरली प्रेजेंट है. ठीक है, एक प्रॉपर कैविटी आपको देखने को मिल रही है, दिस इज नोन एज सीलोमेट. क्लियर हो गई बात. चौथा पॉइंट हमने क्लियर कर लिया. अब हम आते हैं अपने 5वें पॉइंट पे, दैट इज योर सेगमेंटेशन. चलो अच्छा, सेगमेंटेशन को समझने के लिए सबसे पहले आप अर्थवर्म को देखो. ये अर्थवर्म गया यहाँ से, दिख गया ना सभी को. अब अर्थवर्म में क्या समझ में आया आपको, अर्थवर्म में आपको लाइंस दिख रही है उसकी पूरी बॉडी पे, सेगमेंट्स दिखे आपको, तो ये क्या है, इसी को तो सेगमेंटेशन बोलते हैं. अभी जो अर्थवर्म देखा आपने, इस अर्थवर्म की बॉडी जो है वो पूरी की पूरी पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, और हर एक सेगमेंट में हर ऑर्गन रिपीट होता है. एक सेगमेंट देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, सारे के सारे सेगमेंट्स आपको सेम दिखेंगे, मतलब कि ऑर्गन्स आर रिपीटेड इन ईच एंड एवरी सेगमेंट. तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नली भी आपको सेगमेंट दिख रहे हैं. अब अंदर के ऑर्गन तो इसमें नहीं दिख रहे हैं ना, बट जब आप इसका डायसेक्शन करोगे तो उसके अंदर आपको वो भी दिखेंगे. तो एक्सटर्नली और इंटरनली, when segmentations are present externally as well as internally, this type of segmentation is known as metameric segmentation, and these organisms are metamerically segmented. क्लियर हो गई बात. जब एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से आपको सेगमेंटेशन देखे तो उसको हम
क्या बोलेंगे, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने मिलता है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें इंटरनल सेगमेंटेशन देखने मिलता है। यहाँ आपको डायग्राम में तीनों तरीके के सेगमेंटेशन दिख रहे होंगे। क्लियर हो गई। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, विच इज योर नोटोकॉर्ड। नाउ व्हाट इज दिस नोटोकॉर्ड? Notochord is nothing, it is just a rod-like structure that is present mesodermally on the dorsal side during the embryonic development in some animals. Clear? Notochord is a rod-like structure which is present mesodermally during the embryonic development of some animals. ये नोटोकॉर्ड क्या करती है? आपके पास भी बैकबोन है ना, ऐसे ही नोटोकॉर्ड जो है वो बेसिकली बैकबोन है कि एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है बॉडी के लिए। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है। तो डिवीजन इज वेरी सिंपल। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर नोन एज कॉर्डेट्स, एनिमल्स विदाउट नोटोकॉर्ड आर नोन एज नॉन कॉर्डेट्स। क्लियर हो गई बात? बस ये दो ही तो डिवीजन है इसमें। तो यहाँ पे हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? पॉरीफेरा। तो जितने भी फाइलम है, थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है, तो पेशेंस के साथ पढ़ना। जो भी समझ में नहीं आता है उसको आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे ग्रुप को। जो भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हो। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।